अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सीएसएस के हवाले से कुछ देखा था कि टेक्स्ट सिलेक्टर क्या होता है और इसका सिंटैक्स क्या है। तो किसी को मालूम है कि हम एचटीएमएल के अंदर स्टाइल शीट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं हेड के अंदर एक लिंक का टैग बनाऊंगा, वहाँ पर मैं इसके एचरेफ के अंदर उस शीट का पाथ दे दूंगा। सही है। तो सिंपल हमारे पास सीएसएस की शीट कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमने टेक्स्ट सिलेक्टर का सिंटैक्स देखा था कि टेक्स्ट सिलेक्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो सिंपल हम टैग का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या करली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू लिखते हैं। सही है। ये सिंपल हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्टर है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ सिलेक्टर होते हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने HTML के अंदर स्टाइल दे सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगा HTML का। मैं एक फ़ाइल का नाम लिखूंगा, आखिर में .html लिखकर एंटर कर दूंगा। सही है। अब मैं Shift+1 प्रेस करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोड बनकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक CSS का फ़ाइल बनाऊंगा, सिंपल एक नाम लिखूंगा और आखिर में .css लिखकर एंटर कर दूंगा तो सिंपल ये हमारे पास CSS की शीट बन जाएगी। और जैसे कि हम पढ़ चुके कि हमारे पास CSS शीट की अलामत .css होती है। सही है। किसी फ़ाइल का नाम हम लिखते हैं और आखिर में .css लगाकर एंटर करते हैं तो हमारे पास सिंपल एक CSS की फ़ाइल बन जाती है। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइटल के अंदर इस तरह लिखूँगा और फिर हम अपने काम पर आते हैं कि ID सिलेक्टर क्या होता है। सही है। अब यहाँ मैं एक हेडिंग का टैग लगाऊंगा और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सही है। और मैं हेड के अंदर CSS फाइल को कनेक्ट कर दूंगा। सही है। सिंपल मैं एक लिंक का टैग लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास टैग बनकर आ जाएगा। सही है। तो मैं href के अंदर उस फाइल का पाथ दूंगा, सिंपल मैं रिलेटिव पाथ दूंगा .// के ज़रिए से। सही है। तो हमारे पास फाइलें सामने आ जाएंगी जो हमारे पास इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होगी। सही है। तो मैं उसमें जो हमारे CSS की फ़ाइल है मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। सही है। तो ये हमारे पास CSS की शीट कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पर जो भी हम स्टाइल करेंगे तो हमारी इस HTML के ऊपर अप्लाई होगी। सही है। तो ये मैंने एक H1 का टैग डाला है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह लिखा CSS क्लास 2। सही है। अब मैं यहाँ पर जो स्टाइल दूँगा H1 को तो वो HTML के ऊपर अप्लाई होगा। सही है। तो मैं चेक करने के लिए कि हमारे पास CSS शीट कनेक्ट हुई है या नहीं तो मैं सिंपल एक इसको प्रॉपर्टी दूंगा यहाँ पर और इसको कुछ इस तरह स्टाइल दूंगा और जाके आउटपुट में देखूंगा कि इस पे आया अप्लाई हुआ है नहीं। तो हमारे पास दो तरीके। सही है कि यहाँ से आप ओपन विद लाइव सर्वर जाएं या यहाँ से नीचे गो लाइव से अपने कोड को रन करें। सही है। तो ये हमारे पास कोड रन हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे HTML के ऊपर CSS अप्लाई हुई है। सही है। यानी हमारे पास CSS शीट कनेक्ट है। तो मैं एक दूसरा H1 का टैग लगाऊंगा और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सही है। अब अगर मैं आउटपुट में देखूं तो इसके ऊपर भी वही सेम कलर अप्लाई हुआ, हालांकि मुझे सेकंड H1 के ऊपर अप्लाई नहीं करना था। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। सही, एक इशू है। इसको हम कैसे हल करेंगे? तो जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि हमारे पास एक स्पेन का टैग होते हैं। सही है। उसको यूज़ करते हुए हम इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह पे नहीं होते हैं क्योंकि इसके कुछ वजूहात है जो आगे चलकर हम देखेंगे। तो मैं सिंपल एक स्पेन का टैग बनाऊंगा और इस टेक्स्ट को मैं स्पेन के टैग के अंदर रख दूंगा। सही है। और मैं दूसरे H1 को न्यू कलर दूंगा। सही है। मुझे पहला वाला कलर नहीं चाहिए बल्कि मैं न्यू कलर दूंगा। तो मैं स्पेन का टैग बनाऊंगा
और सिंपल क्या करूँगा, मैं स्पेन टैग को टारगेट करते हुए यहाँ पर इसको स्टाइल दूँगा। कुछ इस तरह मैं एक टैग का नाम लिखूँगा और फिर आगे करली ब्रैकेट और फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू लिखूँगा। सही है। तो अगर मैं आउटपुट में देखूँ तो ये आप देख सकते हैं इसने अपना कलर चेंज किया। सही है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो H1 के टैग है, लेकिन दूसरे H1 के टैग को हमने कलर चेंज किया। हालांकि इसी H1 के टैग को हमने पहले से कलर दिया हुआ है। सही है। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि हमारे पास H1 को कलर दिया गया है। सही है। तो इसने वही कलर H1 के ऊपर अप्लाई कर दिया, लेकिन जब ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आया और इसने देखा कि स्पेन को अलग कलर दिया गया है, तो इसने जो स्पेन का कलर था वो H1 के टैग के ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन हर जगह हमारे पास ऐसे नहीं होता। सही है। क्योंकि बास सेलेक्टर हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब वो आपस में टकराते हैं तो उसमें से जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो गालिब रहते हैं। सही है। चाहे दूसरे को जो कलर भी दिया गया हो, सही है, वो इसमें से जो स्ट्रॉन्ग सेलेक्टर होगा उसी का स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई होगा। सही है। तो मैंने यहाँ पर दो H1 के टैग बनाए और दूसरे H1 का मैंने जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया स्पेन के ज़रिए से। मैं यहाँ नीचे एक पैराग्राफ का टैग बनाऊँगा, उसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। इसमें हमारे पास एक लोरिम होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा इससे पहले तो हम सिंपल लोरिम लिखते हैं। जब इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है पैराग्राफ बनकर आ जाता है। सही है। जैसे कि मैंने लिखा, अब इसके ऊपर अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास एक पैराग्राफ बनकर आ जाएगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमें 3-4 पैराग्राफ एक साथ लिखने हो। सही है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? आप लोरिम लिखें, मल्टीपल का साइन डालें और जितने आपको पैराग्राफ चाहिए उतनी काउंट लिखें। सही है, नंबर लिखें और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास उतनी पैराग्राफ बनकर आ जाएंगे। सही है। जैसे कि मैंने भी 2 पैराग्राफ बनाई है। अच्छा, तो हमारे पास जो कोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सही है। उसमें हम किसी एलिमेंट को स्टाइल देना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बिलफर्ज हमारे पास 1000 लाइन की जो है कोडिंग है। मैं उसमें से बिलफर्ज अगर मैं H1 को कोई स्टाइल दूंगा तो उसके अंदर जितने H1 होंगे उन सब पर अप्लाई हो जाएगा वो स्टाइल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सही है। अगर मैं डिव को स्टाइल दूंगा टैग सेलेक्टर के ज़रिए से तो वो सारे डिव पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास आईडी आती है। सही है। कि हम किसी एलिमेंट को आईडी देते हैं। सही है। फिर उस आईडी को टारगेट करते हुए हम उसको स्टाइल देते हैं उस एलिमेंट को। आईडी सिंपल हमारे पास जैसे सिनाइसी होते हैं। सही है। हर टैग को हम यूनिक देते हैं। सही है। मैं यहाँ पर सिंपल आईडी का एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा जिस एलिमेंट को भी मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, और उसके अंदर मैं कुछ भी आईडी लिख सकता हूँ। ऐसे आईडी नाम रखूँगा ताकि मुझे पता चले कि ये जो मैंने स्टाइल दिए, जिस आईडी को मैंने स्टाइल दिए, ये कौन सा एलिमेंट हो सकते हैं। सही है। तो मैं उस एलिमेंट के मुताबिक ही इस आईडी का नाम रखूँगा। सही है। ये मैंने एक आईडी बनाई फर्स्ट हेडिंग के नाम से। सही है। अब जब मैं इसको CSS के अंदर स्टाइल दूंगा, सही है, और इस एलिमेंट को मैं टारगेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये हमारे पास कोडिंग के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है ये वो एलिमेंट है, उसको मैं स्टाइल देने जा रहा हूँ। सही है। इस तरह हम किसी भी एलिमेंट के अंदर एक आईडी देकर उसको टारगेट करते हैं। सही है। और उसे हमें जो स्टाइल देना होता है उसे फिर हम स्टाइल देते हैं आईडी सेलेक्टर के ज़रिए से। इसे हम आईडी सेलेक्टर सिंपल कहते हैं। तो मैं इसे भी एक आईडी दूंगा और उसके अंदर मैं कुछ इस तरह इसका नाम रख दूंगा। सही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पास्कल केस कन्वेंशन है। सही है। कि जिसके सारे फर्स्ट जो हरूफ होंगे वो कैपिटल होंगे। सही है। इस तरह मैं यहाँ पर आईडी दूंगा इसको पैराग्राफ को, और इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सही है। तो मैंने पैरा 1 लिखा। सही है। अब मैं इस आईडी को टारगेट करते हुए मैं इसको स्टाइल दूंगा। सही है। तो आईडी हम सिंपल किसी एलिमेंट को पकड़ने के लिए हम उस एलिमेंट को आईडी देते हैं। सही है। फिर उसको टारगेट करते हुए हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल 3 टैग बनाए, 2 H1 के और एक पैरा का, और इसके अंदर मैंने आईडी दी। सही है। सबको मैंने आईडी दी। अब इस आईडी को मैं टारगेट करूँगा और इस पैराग्राफ के ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो देखेंगे किस तरह हम आईडी सेलेक्टर का जो सिंटैक्स है वो लिखेंगे। सही है।
तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि जिस भी हम आईडी को टारगेट करते हैं, सही है, उस आईडी से पहले हम हैश लगाते हैं, सही है। हैश हम लगाएंगे, ये हमारे पास सिंपल आईडी सिलेक्टर की अलामत है। और हैश लगाने के बाद जिस एलिमेंट को मैंने टारगेट करना है और जिस एलिमेंट को मैंने स्टाइल देना है उसकी आईडी नेम जो है मैं इस हैश के बाद लिखूँगा। फिर मैं सिंपल वैसे ही एक करली ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर बाकी सारा उसी तरह जो हमने टेक्स्ट सेलेक्टर के अंदर पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी दूंगा और इसके अंदर एक वैल्यू दूंगा, सही है। तो ये उस एलिमेंट को पकड़ लेगा और इसकी स्टाइलिंग जो है वो चेंज कर देगा। अब मैं आउटपुट में देखूंगा कि वाकई इसने स्टाइल दिया है या नहीं, सही है। तो मैंने पैराग्राफ को कलर दिए ये लाइट ग्रीन, सही है। तो ये आप देख सकते हैं इसने इसके ऊपर असर कर दिया। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट को आईडी के ज़रिए से टारगेट करते हैं, फिर उसकी स्टाइल जो है चेंज करते हैं, सही है। और अब मैं ये 2H1 जो है इसको भी मैं आईडी के ज़रिए से स्टाइल दूंगा, सही है। फ़िलहाल के लिए मैं ये टेक्स्ट सेलेक्टर को रिमूव कर दूंगा और इनके आईडी के ज़रिए से मैं इनको स्टाइल दूंगा, सही है। और अगर अब मैं आउटपुट में देखूं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसका कलर ब्लैक हो गया वापस से, सही है। तो मैं क्या करूँगा, जिस एलिमेंट को मुझे स्टाइल देना है तो मैं सिंपल जाऊँगा HTML के अंदर और उस एलिमेंट की मैं जो आईडी है वो कॉपी कर दूँगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं हैश लिखूँगा, हैश के बाद उस नेम को लिख दूँगा, उसके बाद करली ब्रैकेट और मैं एक प्रॉपर्टी लिखूँगा इसके अंदर और जो वैल्यू मुझे देनी है वो लिख दूँगा, सही है। और अब अगर मैं आउटपुट के अंदर देखूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने अपना कलर चेंज कर दिया, सही है। एक तरीका तो ये है कि हम हर एलिमेंट के आईडी को टारगेट करते हुए उस एलिमेंट के स्टाइल को चेंज करें। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बिलफर्ज हमारे पास बहुत से एलिमेंट है और मुझे सबको सेम स्टाइल देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? आया मैं हर एलिमेंट को आईडी देकर उसको टारगेट करूँगा या मैं क्या कर सकता हूँ उसको स्टाइल देने के लिए? तो अगर मैं हर एलिमेंट को आईडी दूंगा तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही है। और हर एक एलिमेंट की नई आईडी देना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्लास होते हैं, सही है, क्लास सेलेक्टर, कि जब भी हमें किसी एलिमेंट को सेम स्टाइल देना हो, बहुत से एलिमेंट्स हो उसको मुझे सेम स्टाइल देना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्लास सेलेक्टर के ज़रिए से उन सब को सेम स्टाइल देते हैं, सही है। एग्जाम्पल के तौर पर जो क्लास सेलेक्टर होता है वो कॉमन होते हैं, सही है। जैसे कि हमारी वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की क्लास है तो ये हम सब में कॉमन है, लेकिन जो आईडी होती है वो सबकी यूनिक होती है। मेरी आईडी अलग होगी, आपकी आईडी अलग होगी और अगले की आईडी अलग होगी, सही है, लेकिन क्लास सब का एक ही होगा। तो इसी तरह हम जो क्लास सेलेक्टर है वो बहुत से एलिमेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन आईडी हर एक एलिमेंट की अलग होगी। तो मेरे पास कुछ इस तरह एलिमेंट होंगे और इन सब को मैं सेम स्टाइल देना चाहूँगा तो मैं क्लास सेलेक्टर के ज़रिए से उसको स्टाइल दूंगा, सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं स्टाइल शीट के अंदर और वहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, सही है। क्लास हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जिस एलिमेंट को आपने क्लास देना है उस एलिमेंट के मुताबिक आप क्लास बनाएं, सही है, ताकि अगर आप बाद में कोड देंगे तो आपको पता चले कि ये क्लास जो मैंने दी है ये मैंने कौन से एलिमेंट को दी है, सही है। मिसाल के तौर पर मैंने एक क्लास के नाम से क्लास बनाया है, सही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं, आईडी के अंदर हम हैश लगाते हैं और किसी एलिमेंट को जब हमें क्लास देना हो तो हम डॉट लगाते हैं। तो मैंने डॉट क्लास लिखे, करली ब्रैकेट लगाई है और उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू लिखूँगा, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस एलिमेंट की फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करिए, फ़ॉन्ट यानी टेक्स्ट, सही है। तो मैं इसे फ़ॉन्ट स्टाइल के नाम से एक प्रॉपर्टी दूंगा और इसकी वैल्यू मैंने इटैलिक रख दी, सही है। अब अगर हम आखिरी पैराग्राफ के अंदर देखें तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुई। वजह इसकी यही है कि हमने तो क्लास बनाया है लेकिन किसी एलिमेंट के अंदर हमने अभी इसको लिखा नहीं है, सही है, यानी किसी एलिमेंट के ऊपर हमने इसे अप्लाई अभी तक नहीं किया है। तो मैं आऊँगा HTML फाइल के अंदर और जिस एलिमेंट का मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है उसके अंदर मैं ये क्लास लिख दूँगा
और लिखने का तरीका ये होगा कि हम क्लास के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, सही है, और इसमें वही क्लास लिखेंगे जो हमने यहाँ पर बनाई है। यहाँ मैंने क्लास के नाम से एक क्लास बनाई है, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ और कुछ इस तरह लिखूँगा, पैरा फॉन्ट स्टाइल, सही है। तो अब यही सेम क्लास मैं इस एलिमेंट के अंदर दूंगा ताकि इसका स्टाइल चेंज हो जाए। अब अगर हम आउटपुट में देखें तो मैं इसको रिलोड करूंगा और ये आप देख सकते हैं हमारे पास आखिरी पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, सही है। और इसकी जो टेक्स्ट है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, सही, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास वाज़ा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर के नाम से एक प्रॉपर्टी दूंगा, सही है, जिसके ज़रिए से हम किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको किसी नोट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में ये हमारे बहुत काम आएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसने अपना कलर बैकग्राउंड का जो था वो चेंज कर दिया, सही है। इसके बाद जिस एलिमेंट के अंदर मुझे यही सेम स्टाइल देना है, तो उस एलिमेंट के अंदर मैं एक क्लास के नाम से एट्रीब्यूट बनाऊंगा और यही क्लास का नाम जो मैंने आखिरी पैराग्राफ में दिए, सेम यही नाम उस एलिमेंट को दे दूंगा, तो यही स्टाइल उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी, सही है। तो मैंने ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों पैराग्राफ के जो स्टाइल है, बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो गया। तो इस तरह आप किसी एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए इन सेलेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक टेक्स्ट सेलेक्टर आया और दूसरा जो हमारे पास है वो आईडी सेलेक्टर और तीसरा क्लास सेलेक्टर। इसके ज़रिए से आप अपने कोड को स्टाइल दे सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और सेलेक्टर के बारे में देखेंगे कि किस तरह हम और सेलेक्टर के ज़रिए से अपने कोड को स्टाइल दे सकते हैं, सही है। इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस करें, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आगे इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ इसको एक कमेंट दिए है, होम पेज स्टार्ट, सही है। नॉर्मल हम कमेंट का यूज़ इस तरह करते हैं और मैं आखिर में भी इसको एक कमेंट दूंगा, होम पेज एंड, सही है, ताकि जब मैं कोड खोलूँ तो मुझे पता चले कि मैंने जो काम किया था यहाँ तक मेरा एक पेज मुकम्मल हो गया था, सही है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे रिफ्रैक्टिंग कहते हैं, सही है। ये कोड लिखना अलग होता है और कमेंट देकर कोड को साफ़ करना और अगर ज़ाहिर टैग है उसको रिमूव करना, ये अलग चीज़ होता है। ये हम अपने कोड को मुकम्मल लिखते हैं, उसके बाद अपने कोड में रिफ्रैक्टिंग करते हैं, सही है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम कुछ नए सेलेक्टर के बारे में देखेंगे।